क्या होने जा रहा है थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे पाकिस्तान में इंसाफ हो जाए इसकी उम्मीद कोई नहीं है। शरीफ खानदान ने कौम का पैसा लूटा, आज तक आप बरामद नहीं करवा सके, दोबारा वो आकर पाकिस्तान में हुक्मरान बन गए, तो इंसाफ तो इनके मामले में तो इंसाफ होता नहीं है। यहां तो हमेशा नाइंसाफी होती है। इन्होंने साना मॉडल टाउन किया, किसी ने इन्हें कभी नहीं पूछा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना, ये कभी जेलों में गए भी नहीं उस मामले में। इन्होंने कई लोगों को कत्ल किया, मरियम नवाज ने सीसीडी से बेशुमार कत्ल करवाए, शहबाज शरीफ ने बेशुमार कत्ल करवाए। पुलिस वालों ने बताया कि वो हमें कहता था कि बंदे मारो और हम बंदे मारते थे, लेकिन कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो शरीफ खानदान के किसी भी फर्द को सजा नहीं होगी, ना माजी में कभी सजा हुई है। और अगर कभी इनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई और ये अपने कारनामों पे पकड़े गए तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वहां पे भी ये डील कर लेते हैं, बच जाते हैं। तो ये नाजरीन एक प्रिविलेज्ड क्लास है पाकिस्तान की। अब किया ये जा रहा है कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, यानी जो रेप वाला मामला है, तशद्दुद वाला मामला है, खवातीन के साथ जबरी तौर पे जिनसी ज्यादती करने वाला मामला है, उसको अलग किया जा रहा है, और जो लेन देन वाला मामला है उसको अलग किया जा रहा है। बड़ी चालाकी से कानून का डंडा रज़ादार के ऊपर से उठा के दूसरे लोगों के ऊपर रखा जा रहा है। अब एक वहीद नाम का बॉस मुतारिफ करवाया पुलिस ने। ये वहीद नाम का बॉस आता है, इसको मुतारिफ करवाया जाता है, पता चलता है इसके ऊपर पहले भी मुकदमात थे, फिर इसके मुकदमात का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। कुछ क्राइम रिपोर्टर्स है, उन्होंने रिकॉर्ड निकाला अपने तौर पे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसकी एक्सेस वैसे नहीं है जैसे पहले थी। तो इसको भी खुफिया कर दिया गया बंदे को। जितने बंदे अदालत में पेश किए जाते हैं उन तमाम बंदों के चेहरों के ऊपर नकाब डाला जाता है ताकि उनकी शनाख्त छुपाई जा सके। वजह क्या है कि उनके मोहल्ले वाले देखेंगे, लोग जाएंगे वहां पूछेंगे कि ये उस दिन कहां पे था, तो अगर ये कहीं और साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे एक सोर्स ने मुझे कहा कि अली डार ने लड़कों को कहा था कि कोई बंदे ढूंढ लो जो ये गुनाह कबूल कर ले, जो अपने ऊपर ये जुर्म ले ले। पाकिस्तान में ऐसे बंदे आपको मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि अब दूसरे बंदों के ऊपर जुर्म डालने की कोशिश की जा रही हो। ताकतवर और बड़े घरों के बच्चों को बचाने के लिए कमजोर और मजबूर लोगों को या जराइम पेशा लोगों को लालच देकर उनके ऊपर ये जराइम डालने की कोशिश की जा रही हो, बहुत मुमकिन है। ये जो वहीद नाम का बंदा आता है बीच में, वहीद बॉस जिसे कहा जा रहा है, अब इसके बारे में भी पुलिस हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, रज़ादार के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। पहले वहीद की बात करते हैं। ये वहीद है कौन? इसके ऊपर माजी में मुकदमात थे, और ये वहीद वो आदमी है जो इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी काम भी करता रहा है। यही गैर कानूनी काम नून लीग का एक एमपीए है जो मरियम नवाज के बहुत करीब है, और उसका एक एक्ट्रेस के साथ एक स्कैंडल भी बना। वो निजी मामलात में मैं नहीं जाता, लेकिन उसका नाम था साकिब चद्दड़। अब वो जो एमपीए था उसके ऊपर भी माजी में इस तरह के इल्जामात और मुकदमात रहे। वो बंदा भी एक डॉक्टर के साथ काम करता था, जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फवाद मुमताज। इसी डॉक्टर के साथ साकिब चद्दड़ साहब को माजी में जोड़ा गया। अब यही डॉक्टर जाके जुड़ जाता है वहीद नामी बॉस के साथ। ये जो रिपोर्टें आ रही है उसके मुताबिक ये है। अब दोनों का ताल्लुक एक ही डॉक्टर के साथ है, और वो डॉक्टर उसके ऊपर माजी में मुकदमात भी रहे हैं गैर कानूनी लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो ये काफी चीजें क्लियर हो रही है ना कि वहीद बॉस कहां से आया। फिर लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो बॉस नाम का बंदा था, हमें उसका नाम नहीं पता था, लेकिन जो बॉस नाम का बंदा था वो बड़ा फ्रीक्वेंटली अंग्रेजी बोलता था, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था और उसको इंग्लिश आती थी। लेकिन ये जो वहीद नाम का बंदा जिसे बॉस बनाकर पेश किया गया है, इसके मुताबिक कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये इतनी अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकता है जो कि बॉस बोल रहा था? एक सवाल ये भी है। और ये कोई पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे साल गुजार कर भी नहीं आया जो बाहर रहते हुए अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर ले और बड़ी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोले। तो क्या ये वही आदमी है जिसे बॉस कहा जाता है, या बॉस क्रिएट कर दिया गया? जो सहाफी वहां पे डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी के साथ कहा कि बॉस अली डार है, और उन्होंने ये बात एक मर्तबा नहीं, उन्होंने कई मर्तबा ये बात की कि बॉस अली डार है। तो डीआईजी ने कहा नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, अली डार बॉस नहीं है। लेकिन सहाफी बजिद थे कि बॉस अली डार है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट इंग्लिश भी बोलता था। और दूसरा ये है कि ये मैं आपको बता चुका हूं कि अली डार लड़कों से राब्ते में था। जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो अली डार लड़कों से राब्तों में था। एक सवाल और पैदा हुआ, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। जो फिल्टर हाउस है उसके पास जो इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद लड़कियां वहां पे गाड़ी से भाग जाती है, तो पुलिस वहां से जाके लड़कियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये तो एक सादा सा वाकया है,
पुलिस को उस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस खत्म करने की क्या जरूरत थी? सवाल है ना। क्या वहां पे बॉस आया था या कोई ऐसी शख्सियत आई थी जो बहुत ताकतवर है और पुलिस नहीं चाहती कि उसकी गाड़ी या उस शख्सियत का नाम या उस शख्सियत की शक्ल कहीं पे सामने आ जाए? ये भी एक सवाल है। और ये सारे सवाल वैलिड होते हैं जब तक कि आपको जवाब नहीं मिल जाते। जब जवाब आ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। सवाल यह है कि क्या फुटेज इसलिए गायब की गई कि उस जाए वकूआ पे आने वाले किसी बाद वाले शख्स को या जो लड़कियों को उठवाने के लिए वहां से आया बाद में वो शख्स मंजरे आम पे ना आए? तो बॉस तो अंग्रेजी बोलता था, वहीद के बारे में कहा जाता है जी कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता। ये बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे। अब 3 बंदों का डीएनए ये दावा किया जा रहा है कि वो मैच कर गया है, यानी जो लड़कियों ने कहा कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, उनका रेप किया गया है, वो मामला साबित हो जाता है और पुलिस के जराए ये क्लेम करते हैं। और मेरे पास यहां पे मेरे अपने जराए से भी ये इतला आई, लेकिन मेरा जो सोर्स है उसने 2 बंदों का मुझे बताया, लेकिन पुलिस जराए अब जो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है, वो ये है कि 3 बंदों का अब तक की इतला के मुताबिक डीएनए मैच कर गया है, यानी खवातीन की ये बात कि उनका रेप हुआ है वो दुरुस्त है। अब पाकिस्तान में कई ऐसे टाउट्स मौजूद हैं जो बार बार ये कहते कोई रेप नहीं हुआ और नहीं रेप रूप कोई नहीं हुआ, और ये लड़कियां बड़ी गंदी लड़कियां, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। नहीं रूप कोई नहीं हुआ, लेन देन का मामला था, बात खत्म हो गई। वो पैसे रिकवर करना चाह रहे थे, वो दे नहीं रही थी, बात खत्म हो गई। हमारे यहां पे लोग इसके ऊपर इस तरह मट्टी डाल रहे थे। अब उन सारे लोगों को क्या कहा जाए जो ये कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं, और पुलिस कह रही है जनाब हमारे पास आ गई है डीएनए रिपोर्ट्स। अब करना ये चाहते हैं वो कि जो रजादार है उसको इस सारे केस से अलग करना चाहते हैं कि ये बड़ा मासूम लड़का है, इसको पता ही नहीं था, ये तो सिर्फ अपने लेन देन के मामला कर रहा था। लेकिन अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूं, आप खुद गौर कीजिएगा कि एक कनाल का एक घर है। एक कनाल का घर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, आप एक कोने में खड़े होकर बोलते हैं तो पूरे घर में आवाज जाती है। एक कनाल का घर है, एयरबीएनबी का घर है, और उसके अंदर कुछ 10 के करीब लोग मौजूद हैं, जिनमें 2 ऐसी खवातीन भी हैं जिनको वहां पे अगवा करके रखा गया है। और वो खवातीन अपने बयान में कहती हैं कि हम चिल्लाती थी जब हमारा रेप किया जाता था या हमारे साथ टॉर्चर किया जाता था। रजा उसी घर में मौजूद है और उसे पता नहीं चलता कि वहां पे रेप हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? वो लड़कियों ने खुद अपने बयान में अब इस तरह की बातें की हैं, यहां फैमिली भी सुनती है, मैं क्या बताऊं, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो बातें इस बात को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगी कि रजा को रेप के बारे में या उनके साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद के बारे में कोई इल्म नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब रजा के बारे में पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस कहती है जी देखिए वो 25 साल एक लड़के ने ये किया, वो नाम नहीं लेते रजा का। डीएजी साहब रजा से ऐसे शर्माते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन अपने शौहर का नाम लेने से घबराती है, वो उन्हों कह के बुलाती है, और जब ज्यादा थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो मुन्ने के अब्बा कह के बुलाती है। तो वो ना डीएजी साहब रजा का नाम नहीं लेते, वो शर्माते हैं, वो नाम लेते नहीं है रजा का, अली डार का, इनका नाम नहीं लेते, और वो बड़े ताजीम के साथ इन लोगों को पुकारते हैं और बुलाते हैं। हाँ, लेकिन जो वहीद दी बॉस और बाकी लोगों का नाम को बड़े जबरदस्त तरीके से लेते हैं। अब हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात पे कि वो साबित करें कि वहीद ही बॉस था। ये जर्नलिस्ट ऐसे जोर लगा रहे हैं वहीद को बॉस साबित करने के लिए जैसे ये जय वकुआ के ऊपर मौजूद थे। मे बी वहीद इस सारे जुर्म का हिस्सा हो और उसको हायर किया गया हो, लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि वहीद बॉस ना हो, क्योंकि लड़कियां तो इनके नाम नहीं जानती थी। बॉस कोई और हो सकता है और वहीद इस जुर्म का हिस्सा हो सकता है जिन्हें हायर किया गया। मैंने कुछ वकीलों से पूछा कि अगर एक बंदा खवातीन को अगवा करता है और कुछ बंदे हायर करता है और उन्हें कहता है कि इन खवातीन के साथ ज्यादती करो, इनके ऊपर टॉर्चर करो, इनसे मुतालबात मनवाओ, तो खवातीन के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए उस बंदे की जिम्मेदारी कितनी है? तो मुझे तमाम वकला ने एक ही बात की कि जितनी जिम्मेदारी करने वालों की है उतनी ही जिम्मेदारी करवाने वालों की भी है। जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें फांसी चढ़ गया था और रजा तो वहां पे मौजूद था। अब पुलिस ने करना क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। पुलिस अब एक चीज पे गौर कर रही है कि कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आज एक मीटिंग हुई है, वहां पे सीनियर ऑफिसर्स को बिठाया गया था, लीगल ब्रांच के इनके लोग भी बैठे हुए थे और सीनियर 3 ऑफिसर बैठे थे। वो ये तय कर रहे थे इस केस को अब घुमाना किधर को है, टॉप प्रायोरिटी पे ये केस था। तो उसमें अब ये रास्ता जो निकालेंगे ना, वो ये निकालेंगे कि रजा इतनी देर के लिए बाहर गया और उस बीच में रेप हो गया। हालांकि खवातीन ने क्या बताया कि उनको बार बार रेप किया गया, लेकिन ये अब मौकिफ लिया जाएगा। रजा और उसके साथ जो 2-3 उसके दोस्त हैं जिनको बचाना मकसूद है। याद रखिएगा डार फैमिली का एक आदमी नहीं है, खाली रजा नहीं है, एक बंदा और भी है जो डार फैमिली का ही है, जरा दूर का रिश्तेदार है लेकिन है वो इनका रिश्तेदार ही है। तो इनको बचाने के लिए लड़कों को अब कोशिश की जाएगी
कि मलबा सारा दूसरों पे शिफ्ट कर दिया जाए और वो दूसरे लोग जो है वो एतराफे जुर्म भी कर देंगे। यहां ये बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये उस जुर्म के बुनियादी मुजरिम है तो ये बाहर नहीं आ सकते। इनको भी इगवा बराए तावान के जुर्म में भी उम्र कैद हो सकती है। देखना, एक ट्वीट करने पे ईमान मजारी को 17 साल सजा हो गई, तो इगवा बराए तावान करने पर, और वो भी गैर मुल्की खवातीन का, और फिर उनके साथ रेप भी हुआ और जिनसी ज्यादती भी हुई और उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया, टॉर्चर भी किया गया, तो ऐसे जुर्म के ऊपर तो 34 साल सजा तो बनती है रजादार की, या नहीं होगी? अब अगर आपको लगता है पाकिस्तान में सजा हो जाएगी ना, तो आप थोड़े से सादे आदमी हैं। पाकिस्तान में इनको सजा नहीं होगी, लेकिन हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए और सबको जोर लगाना चाहिए ताकि मरियम नवाज साहिबा अपनी मनमानी करने में उतनी कामयाब ना हो। वैसे अली डार को जो सॉफ्ट इमेजिंग के लिए लॉन्च किया गया ना, कोशिश की जा रही है, वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये चाहते हैं कि वजारत आला और वजारत उज़्मा दोनों उनके अपने घर में रहे। मरियम नवाज ख्वाब देख रही है कि वो आने वाले दिनों में बगैर वोटों की वजीर आजम बन जाएगी। ऐसे ही आसिम मुनीर साहब जैसे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया, मरियम को भी वजीर आजम बना देंगे। और नीचे जो है वजीर आला, वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज की जगह अली डार को बना दिया जाए ताकि सारा कंट्रोल नवाज शरीफ के हाथ में रहे और नवाज शरीफ के घर में रहे। ये कंट्रोल शहबाज शरीफ के घर में नहीं जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ भी इस पे हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, अवाम इनको वोट भी नहीं डालेंगे। आप ये देखिएगा, जब भी सही इलेक्शन होगा इनके पूरे खानदान में कोई एमएनए एमपीए भी नहीं बनने के काबिल होगा, जो इनके हालात हो चुके हैं। नाज़रीन, अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि रज़ा डार एक नौजवान है तो उसके जुर्म को आप इसहाक डार से नहीं जोड़ सकते। वाह वाह, माजी में इन्हीं लोगों ने इमरान खान की साबका सास यानी साबका बीवी के वालदा की सहेली की करप्शन पे इमरान खान साहब को बाकायदा गुनाहगार ठहराया। मदीना में लोगों ने बदतमीजी की वुज़रा के साथ, यहां इमरान खान पे शेख रशीद पे मुकदमे हो गए। उस वक्त के वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो इमरान खान को इसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। इमरान खान की पार्टी का कोई दूर दराज का वर्कर कोई ट्वीट कर देना तो रिस्पॉन्सिबल इमरान खान होता है। कोई बंदा कहीं एहतजाज कर दे, कोई बात कर दे, जिम्मेदारी इमरान खान की होती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का बेटा एक हरकत कर दे, अगर अच्छा काम करे तो वो हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा है, अगर बुरा काम करे तो इमरान खान का भांजा है। तो इमरान खान के लिए क्राइटेरिया बहुत सख्त है पाकिस्तान में। लेकिन जब बात आती है डार खानदान की या शरीफ खानदान की, तो वहां क्राइटेरिया बड़ा नरम है कि यार कैसे हो सकता है कि जिम्मेदार हो एक नाना अपने नवासे का। भाई आपने जो इख्तियार दिया हुआ है इन सारों को, वो दंदनाते फिर रहे हैं, आपके खानदान के लोग हैं, आपके दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुबैना तौर पे डार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके ये वीजे हासिल किए गए थे। ये प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से हासिल किया गया था, वरना यहां पे हर कोई बंदूक लेके तो नहीं घूम सकता। पंजाब में हर कोई तो डाला कल्चर, बंदूक कल्चर, ये तो कहते हैं हमने खत्म कर दिया। तो ये बच्चे कैसे सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं? भाई ऐसे ही कर रहे हैं ना कि इनको खुली छूट दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये जरा आप एक केस देखें। ये केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर का, जहां पे रज़ा डार के लिए निज़ाम इंसाफ अपने आप को नंगा कर रहा है ना, वहां आप ये देखें। ये एक नौजवान है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और गुजरात से इसका ताल्लुक था। नाम है ज़ीशान गुल सेठी। ये आज से 1.5 साल कबल फौत हो चुके हैं। ज़ीशान गुल सेठी साहब आज से 1.5 साल कबल फौत हो चुके हैं और इनकी वफात के 1.5 साल बाद आज अदालत ने दीगर कारकुनान समेत इन्हें बेगुनाह करार देके बाइज्जत बरी कर दिया। यानी अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है तो अदालत ने कहा कि बाइज्जत बरी। तो भाई इससे पहले उसकी जिंदगी को अजाब क्यों बनाया था? देखिए, ये इंसाफ करने का तरीका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा लड़का जिसके कोई फॉलोअर्स भी नहीं है, वो पता नहीं कहां रहता है, उसका ट्वीट उठा के जनरल बाजवा ने भिजवा दिया पीटीआई की क़यादत को और उन्हें धमकी लगाई और उन्हें कहा कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, ये देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हम इसको जानते नहीं, कौन है बच्चा, कहां रहता है, किसका है, हम क्या जाने इसको, और नहीं ये इमरान खान ने किया है। यार खुदा का नाम है, उधर उठा के हर चीज इमरान खान पे डाल देते हैं, इधर ये सत्ते सवित्रे बन जाते हैं कि जनाब ये तो फलाने बच्चे ने किया, तो डार का इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये देखे ना बेहिसी आप। ज़ीशान सेठी कैंसर का मरीज था, ये 2 साल तक अदालतों के चक्कर लगाता रहा, अदालतों ने इसको इंसाफ नहीं दिया। अब वो इस दुनिया से चला गया तो अब उसे कह दिया जनाब कि ये बाइज्जत बरी है और इसने कोई जुर्म नहीं किया था। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा, मैंने अभी बात भी की, उनका केस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इंसाफ देने की उनको तारीख दे दी। आप अंदाजा करें, यहां वुकला, और वो वुकला जो गरीबों के मुफ्त केस लड़ते थे। इमाम मजारी ने हर पिसे हुए तबके की, हर गरीब आदमी की नुमाइंदगी की और बगैर पैसे लेकर नुमाइंदगी की।
वो अपनी शानदार जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, बेबसों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए मैं आवाज उठाऊंगी। और ये आवाज उठाते उठाते वो जेल की सुलाखों के पीछे चली गई। इस सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो इतनी अजमत रखता हो और इतनी कोशिश करता हो जितनी उस एक निहत्ती लड़की ने कोशिश की है। मारंग बलोच की टक्कर का एक आदमी नहीं है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर जिसके हाथ में बंदूक है या जिसके हाथ में कलम है या इख्तियार है या इख्तिदार है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने लोगों के हुकूक के लिए खड़ी है। तो ये देखें जनाब, वहां पे उन्हें एक मरतबा फिर, आज तारीख थी 6 और 21 तारीख तक के लिए डेट दे दी गई कि 21 तारीख को हम देखेंगे, इसका हम जवाब तलब कर लेते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में कहा था हाई कोर्ट को कि आप इस केस का फैसला करें, उसका तस्करा ही नहीं किया किसी जज ने। बार बार वकील कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 हफ्ते में फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 हफ्ते में फैसला करें, वो केस ही नहीं लगा रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे उन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके ऊपर एक दफा भी तवज्जो दी, उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। तो यहां आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इंसाफ पाकिस्तान में सिर्फ शरीफों के लिए, जरदारियों के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के चहीतों के लिए है। आम आदमी के लिए पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। और अगर आप गलती से निजाम के खिलाफ खड़े हैं तो फिर आपके ऊपर नाइंसाफी के रिकॉर्ड कायम कर दिए जाएंगे। एक और नाज़रीन मामला, और ये बड़ा हसास मामला, इस पे मेरे ख्याल में जो सुहेल अफरीदी हैं उन्हें मुलाकात करनी चाहिए यूएई के सफीर से और उनसे बात करनी चाहिए। जो यूएई के अंदर लड़के पकड़े गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बहुत बुरी हालत है। उनकी जो अहलियां हैं उन्होंने जो पैगाम जारी किया, सलमान रजा, उनकी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर सलमान रजा और उनके दोस्त जुनेद जहांगीर को यूएई में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स, बिजली के झटके समेत हौलनाक तशद्दुद का सामना है। सलमान के दांत खींच लिए गए बगैर एनेस्थीसिया दिए, बेहोश किए बगैर इनकी सर्जरी की गई और इनकी पसलियों पर बेदर्दी से तशद्दुद किया गया। जुनेद, जिनकी नजर 3.5 है, यानी बहुत ज्यादा नजर कमजोर है, इनको नजर की ऐनक देने से इनकार कर दिया गया है और इन्हें तन्हाई में रखा गया है। बराए करम इंसाफ के लिए मुदाखलत करें, यह हमारे खानदान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। मैं आपसे आजिज़ाना दरखास्त करती हूं कि यूएई के सफीर से मुलाकात करके इस मसले को उठाएं। देखिए, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि सुहेल अफरीदी के पास और कुछ नहीं तो इतना तो है कि वो यूएई के सफीर से एक मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें यह दरखास्त कर सकते हैं कि फॉर गॉड सेक हमारे 2 कारकुन आपने पकड़े हुए, उन्हें आप छोड़ दें। बहुत जुल्म हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब उन्हें आप छोड़ दें। इतने सालों से आपने रखा हुआ, उनकी हालत पतली हो गई, हालत आपने उनकी खराब कर दी, उनकी फैमिलीज परेशान है। इमरान खान कभी भी अपने कारकुनों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ता था, बल्कि वो तो पाकिस्तानियों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ता था। जब मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान से पूछा कि मैं बताएं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो इमरान खान ने कहा मेरे लोग आपके मुल्क में जेलों में कैद हैं, आप मेरे लोगों को छोड़ दीजिए। उनके घर वाले यहाँ बहुत परेशान हैं, वो कमजोर लोग हैं, वो पैसे कमाने के लिए गए हुए थे, गरीब है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी वजूहात पे बंद हैं जेलों में, आप उन्हें छोड़ दीजिए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन लोगों को छोड़ा था। एक तरफ इमरान खान था जो इतनी परवाह करता था अपने लोगों की, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पता